वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला हो और काबीना में डिस्कस ना हुआ हो, मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को ना पता हो, आप कह रहे हैं कि जनवरी में ये मामला आगे भी बढ़ने वाला? जी, हमारे तो आज मैंने बड़ी तफसील से तमाम चीज़ें पेश की हैं, आवाम के सामने भी पेश की हैं। मेरे ख़्याल में कुछ तफसीलात जो हैं उनसे गालिबन बिलावल साहब क्योंकि वज़ारत ख़ारजा को देखते हैं, तो हो सकता है ये टेक्निकल डिटेल्स कि हम उनसे ख़ाम तेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारी रिफ़ाइनरीज़ उसको प्रोसेस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने आज ये फ़ैसला किया है अपनी वज़ारत में कि हम एक तफसीली नोट जिसमें कौन सा तेल हम ख़रीदेंगे, उसकी बड़ी आज मैंने नाम भी बताया है कि रूस में दो इक़साम के तेल हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सोकॉल है जो साइबेरियन लाइट है और दूसरा यूरो है, और इसकी ब्लेंडिंग यानी इसको ब्लेंड भी किया जा सकता है ताकि पाकिस्तानी रिफ़ाइनरीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा सके। हमारी एक रिफ़ाइनरी PRL तकरीबन 50% इसको इस्तेमाल कर सकती है रूसी तेल को। दूसरी जो पार्को है जिसमें हुकूमत का हिस्सा है वो तकरीबन 30% इस्तेमाल कर सकती है, और तीसरी जिसका नाम सेनेजिको है, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि वो तमाम इक़साम के जो ख़ाम तेल हैं रूस से जो लिए जा सकते हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी हमारी 5 रिफ़ाइनरीज़ में से तकरीबन 4 रिफ़ाइनरीज़ ख़ाम तेल इस्तेमाल कर पाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन शायद हमें लिख के पहले भेज देनी चाहिए थी, हमने फ़ैसला किया आज भी लिख के भेज देते हैं ताकि वज़ारत ख़ारजा को पता हो। जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है, बात बड़ी क्लियर है, हमारी बड़ी क्लियर उनसे बात हुई है कि वो ख़ाम तेल हमें देंगे, वो ख़ाम तेल हमें रियायत पे यानी कम कीमत पे देंगे, और जो डिस्काउंट हमें देंगे वो इंशाल्लाह जो दुनिया में किसी भी मुल्क को दे रहे हैं उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। मगर मुसद्दिक मलिक साहब, जब पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि हम तो मुआहदा कर गए थे, और आप कहते थे कि कोई मुआहदा नहीं हुआ था, फिर जो रूस के सफ़ीर है पाकिस्तान में उन्होंने भी कहा कि कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि हम सस्ता तेल पाकिस्तान को देंगे। मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे, मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, मगर आप ये बात कहते थे कि जी अगर सस्ता तेल हम ख़रीद सकते होते तो PSO करता है टेंडर, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी आके ले आती और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा लेती, कोई ना कोई टेंडर में सप्लायर आ जाता, वो क्यों नहीं आया? तो अब ये वाली मंतक क्यों नहीं आती है? ऐसा तो नहीं है कि पहले इमरान खान साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया इस कौम को, अब आप लगा रहे हैं? ये ट्रक की बत्ती वाली बात तो आपने काफ़ी महसूस करने के लिए कही है, लेकिन देखिए बात यह है कि खान साहब ने तो कोई बात नहीं की थी। खान साहब की जो भी गुफ्तगू हुई उसका इल्म हमारे सफारत खाने को नहीं था, उसका इल्म रूसियों को नहीं था। यहाँ पे रूसी सफ़ीर ने भी कहा कि उन्हें इल्म नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो ज़्यादा पाइपलाइन के हवाले से हुई थी। मैं खान साहब को चैलेंज नहीं करता, हो सकता है उन्होंने सरे राह कोई बात की हो, लेकिन कोई मिनट्स नहीं थे, वरना सरबराहान जब बैठकर बात करते हैं तो उन मीटिंग्स के मिनट्स आते हैं, कोई MOU साइन होता है। हमने उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की रूसी सफारत खाने को, तो उन्होंने भी वहाँ पे हमारे सफ़ीर गए उनकी एनर्जी मिनिस्ट्री में, तो यही कहा गया कि हमारी गुफ्तगू तो पाइपलाइन के हवाले से थी। ये तो इमरान खान साहब की बात है कि उन्होंने गुफ्तगू की या नहीं की, अगर की तो उसका कोई सबूत नहीं है, ना हमारे पास ना रूसियों के पास, वल्लाह आलम किससे की और क्या उसका सबूत मिल सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं तो अब आपके सामने रूस के जो वज़ीर हैं तवानाई के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे हफ्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जितनी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ये एक तहरीर की शक्ल के अंदर सामने रख दिए जाएंगे। हमने एक स्ट्रेटिजिक डिसीजन ग्रुप स्ट्रेटिजिक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना दिया है वज़ारत में, और वो रोज़ वो जो भी मामलात हमने करने हैं रूसी वज़ीर के आने से पहले हम उन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्कमानिस्तान की टापी गैस पे हमारा स्ट्रेटेजिक सेल काम कर रहा है। मगर अब फिर इसमें ये सवाल उठता है उस पे काम कर रहा है कि वो मुआहदा तो नहीं करके गए थे, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? हमें तो हमें तो देखिए बातचीत का भी सबूत नहीं, ये इसके हक़ाइक़ भी मैं आवाम के सामने रख देता हूँ कि उनके जो दावे थे वो किस हद तक दुरुस्त थे। मगर अब सवाल ये कि फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? अगर सस्ता तेल दस्तयाब हो सकता था तो आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए थी। मुल्क को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है, एनर्जी नीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फुलफिल करने में आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया? जी 2-3 महीने तो मैंने जैसे आपको बताया, हमने ख़त लिखे, यहाँ पे जो सफ़ीर हैं उनसे बात की, वहाँ के जो उनकी वजारत है उन्हें ख़त
भेजा, अपने सफ़ीर के ज़रिए भेजा, तो फिर 2-3 महीने के बाद पता चला कि आप वो कह रहे हैं कि आपसे कोई बात ही नहीं हुई, तो हम किस बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने जो खान साहब ने कहा उसको सुनते हुए ख़त लिख दिया कि भाई इस बात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा किस बात को आगे बढ़ाएं, हम तो पाइपलाइन की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने बाकायदा ये बात शुरू की कि हमें खाम तेल चाहिए और हमें दीगर मसनूआत जो हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स चाहिए, और फिर उनसे मामलात तय करके हमने एक तारीख सेट की। हम गए, हमने उनके साथ बातचीत की, जिसके नताइज मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और कितना सस्ता तेल हमें मिल सकता है? वैसे ही ब्रेड की जो कीमतें हैं वो $78-79 पर आ गई हैं। अगर हमें 20% सस्ता मिलेगा, 30% सस्ता मिलेगा, $60 की तो वैसे ही अब लिमिट लगा दी गई है जो रूस का तेल है उसके ऊपर, उससे ऊपर तो हम शायद ले भी नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे हम? नहीं है हमारी, देखिए ना, हमारी तो उन्होंने इस वक्त रशियन जो क्रूड है वो ट्रेड हो रहा है, किसी के पास इसका सबूत नहीं होता। आपने कई मरतबा प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, अखबारों में भी तराशे देखे होंगे कि फ़लाँ मुल्क को इतना डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका कोई सबूत नहीं होता। लेकिन हमें ये बताया गया है कि दुनिया में रूसी तेल, जिसका रोज़ उतार चढ़ाव कीमत का भी होता है, डिस्काउंट का भी होता है, दुनिया में किसी भी जितने भी मुल्क हैं, जिस मुल्क को भी जितना डिस्काउंट मिल रहा है इंशाल्लाह उतना या उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा। और वो तो जब हम उनसे जिस वक्त ख़रीदेंगे उस वक्त तेल की कीमत क्या है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, उसके मुताबिक ये मामला तय होगा। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में जिसको भी जितना डिस्काउंट मिल रहा है इंशाल्लाह उसके बराबर या उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा। मगर ट्रांजैक्शन कैसे होगी, एलसीआं कैसे खुलेंगी? जब भारत ट्रेड करता है रूस के साथ तो ज़ाहिर उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बार्टर भी होता है, वहाँ पर जो अपनी करेंसी है उसके अंदर भी ट्रेड होती है, चाहे वो इंडियन रुपी हो या फिर रशियन करेंसी हो। हम कैसे कर पाएंगे ये? नहीं, मौजूदा हालात में तो रूस के साथ जो ट्रेड है वो अब डॉलर में भी उसको करने की इजाज़त है। उसके अलावा दीगर बड़ी फ्लूइड करेंसीज़ हैं जिनमें हो सकता है। हमारे मशरिक़ वस्ता की बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनमें ट्रेड बहुत ज़्यादा, जिनके बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है रूस के साथ, तो दोनों तरफ उनकी करेंसीज़ की सप्लाई और डिमांड रहती है। इसी तरह और हमारे बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा तिजारत है रूस की, तो हम किसी भी करेंसी में कर सकते हैं और कोई बंदिश इस वक्त नहीं है। बंदिश इस वक्त जो है वो दो चीज़ों पर है, शिपिंग के ऊपर है और इंश्योरेंस के ऊपर है, और वो भी उस सूरत में अगर कोई किसी ग्लोबल जो भी रजीम है उसको वायलेट कर रहा हो तो हमें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करना। फिर मुझे ये बताइएगा कि अब जो गैस के हवाले से मामलात हैं, आपने जो एलएनजी का इंतज़ाम किया है, इस साल पाकिस्तान में 10 कार्गो ही आ रहे हैं, पिछले साल भी 10 कार्गो आए थे। गुज़िश्ता हुकूमत में मसला ये था कि सस्ती एलएनजी मिल रही होती थी, टेंडर नहीं किए जाते थे। आप लोग टेंडर कर रहे हैं मगर एलएनजी मिल नहीं रही है, और इस वक्त सर्दियाँ शुरू हुई हैं और कुछ इलाकों में अभी से बहरान आना शुरू हो गया है। किस तरह मैनेज कर पाएंगे आप इसको सर्दियों में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि अक्टूबर के महीने में आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल गैस डिप्लीट हो रही है, यानी हमारे अपने जो कुएं हैं उनसे उसमें जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। इस साल भी हमारी तकरीबन 9 से 10% डिप्लीशन है, यानी पिछले साल के मुकाबले में हमारी गैस इस साल कम है जो हमारे अपने कुओं से आ रही है। लेकिन हमने आप क्योंकि एलएनजी का जिक्र कर रहे थे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जनवरी के लिए भी पिछले साल के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा कार्गो है, फरवरी में भी हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा कार्गो है, तो हमारे पास ज़्यादा गैस है। अक्टूबर में भी हमने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस इस दफ़ा फ़राहम की, नवंबर में भी पूरे हमने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस फ़राहम की, और पहले 15 दिन दिसंबर के भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस हमने फ़राहम की। हमारे जो इस वक्त प्लान्स हैं हमारे सामने, जिसमें ये 2 कार्गोज़ जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी हैं, तो इंशाल्लाह जनवरी में भी हम पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस फराहम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ बहुत फरावानी है गैस की और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों को तकलीफ़ है, जिसकी वजह से हमने जो औकात लोगों के सामने रखे हैं, सुबह को नाश्ते के वक्त 6 से 9 बजे, दोपहर के खाने के वक्त 12 से 2 बजे, रात के खाने के वक्त 6 से 9 बजे, हमारी कोशिश होती है कि उस वक्त प्रेशर्स ड्रॉप ना हो। और मगर हो रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, शिकायत आ रही है, शिकायत आना शुरू हो गई हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है कि इन औकात में भी लोगों को घरों में गैस नहीं मिल रही है। देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप खुद अपने प्रोग्राम्स और तफसीलात देख लीजिए। पिछले साल
अक्टूबर के वस्त के बाद कोहराम मच गया था मुल्क में। अभी दिसंबर का मिडल आ गया है, इंशाल्लाह पूरा आधा अक्टूबर, पूरा नवंबर और आधा दिसंबर गुजर गया है। अभी तक हम मैनेज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे यहाँ किसी जगह पे कमी हो जाती है, जिसके लिए हमने एलपीजी का इंतज़ाम किया है। पहली मर्तबा हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो हर साल एलपीजी मंगवाती है, उससे 20,000 टन इजाफी एलपीजी हर महीने हुकूमत मंगवा रही है। मगर इसमें मसला ये है कि ये जो सवाल आप ये जो एलपीजी का कह रहे हैं, ज़ाहिर एलपीजी आवाम को महंगी पड़ती है और इस वक्त कोई 25-26% लोगों के पास पाइप्ड गैस है और एलपीजी तकरीबन 4,500 पर MMBTU पड़ती है। और जो पाइप्ड गैस है वो अगर आप अपर स्लैब को भी देखें तो उनको तकरीबन 1,400 रुपये फी MMBTU पड़ रही होती है। तो ये तो इंसेंटिव तो नहीं है कोई आम आवाम के लिए। या तो आप जो अपर स्लैब है उसकी कीमतें बढ़ाई है, कुछ ऐसा कीजिए। IMF की तरफ से भी प्रेशर है, जून के बाद आप लोगों ने कीमतें बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई है। जो लोअर स्लैब है उनको बेशक फ़ायदा दीजिए। आप ना IMF से कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, ना ही कोई पॉलिसी दे पा रहे हैं इस हवाले से। जी, पहली बात तो मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी आपने गुफ्तगू की उसके बावजूद आप डेटा देख लीजिए तो पिछले 2 महीने यानी 2.5 महीने से हम हर महीने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। एलपीजी नहीं, गैस फराहम कर रहे हैं। तो डिप्लीशन के बावजूद हम लोगों के लिए जितनी सहूलत पैदा हो सकती है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इस पे भी सवाल कर सकूं, मैं अपने सवाल पे दोबारा आ जाऊंगा, मगर मैं इस पे भी सवाल कर सकूं। आप फराहम तो कर रहे हैं, मगर खालिद मुस्तफ़ा साहब की स्टोरी है कि आप 11 LNG कार्गोज डोमेस्टिक सेक्टर को जब डाइवर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 110 अरब रुपए चाहिए, मगर जो फाइनेंस डिवीजन है वो इसमें हिचकिचा रहा है आपको 110 अरब रुपए देने के लिए, क्योंकि IMF की बड़ी सख्त कंडीशनैलिटीज हैं और IMF इस बात के लिए राजी नहीं होगा। तो ये आप डाइवर्जन करेंगे कैसे? देखिए, हम जो आप एक नया बड़ा मौसर प्लान लेकर काबीना और वज़ीर आज़म साहब के सामने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी पाकिस्तान में गरीब, पहली बात मैं आपको एक चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 23% नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन 37%, 38% लोग जो हैं पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं। लेकिन चलिए वो तो एक डेटा की सिर्फ बात है कि कितने फ़ीसद हैं। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि हम एक बड़ा मौसर प्लान वज़ीर आज़म और काबीना के सामने लेकर जाएंगे, जिसमें उन्हें दिखाएंगे कि कोई पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है उसके ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े। मगर ये जिन चीज़ों की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम सर्कुलर डेट में दबते ना चले जाएं और सेक्टर को अपने बेहतर करें। उसका एक मौसर प्लान जो है, आज भी हम तमाम दिन उस पर काम कर रहे थे। इंशाल्लाह कुछ दिन में आप इस पॉलिसी से काबीना के सामने आप इस पॉलिसी से दबते ही चले जाएंगे ना, क्योंकि PSO को SNGPL से पैसे चाहिए। जफर भुट्टा साहब की स्टोरी है कि 548 अरब रुपए तो उन्हें मार्च 2023 तक अपने ऑपरेशंस के लिए चाहिए। जो फाइनेंसिंग शॉर्टफॉल है दिसंबर के महीने में उनका 70 अरब रुपए का है। SNGPL को आगे से 120 अरब रुपए चाहिए। आप अगर 11 कार्गोज को डाइवर्ट कर रहे हैं तो 11 कार्गोज के लिए आपको 110 अरब रुपए चाहिए, जो फाइनेंस डिवीजन आपको नहीं दे रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जून 2022 में ओगरा ने 45% इजाफे का कहा था, आपने अभी तक नहीं किया। उस पर IMF अलग इंसिस्ट कर रहा है। तो आप इस वक्त जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसते ही जा रहे हैं मजीद। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, बल्कि आपके अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया तो मुझे मौका मिल गया आवाम को बताने का कि बग़ैर गरीब आदमी पे बोझ डाले ये जिस प्रॉब्लम का आप जिक्र कर रहे हैं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका सलूशन वज़ीर आज़म के सामने लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा, अगर आप मुझे दावत दें 1-2 हफ्ते के बाद, जब ये बात वज़ीर आज़म के साथ हो चुकी हो और काबीना के पास हमने पेश कर दी हो या करने वाले हों, तो मैं उस प्रोग्राम की तमाम तफसीलात आपके सामने ले आऊँगा। लेकिन इंशाअल्लाह हम इस सेक्टर को ठीक करके जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा। अब जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पिछले कोई 4-5 साल की वजह से सेक्टर की ये हालत है, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मगर ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम गैस फिर भी फराहम कर रहे हैं। गैस की जो हमारे सर्कुलर डेट के मसाइल हैं उनको फिर भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करके हटेंगे। वैसा मगर मसले पैदा ही होते जा रहे हैं। हर सर्दियों में एक और मसला आ जाता है, ज़ाहिर हमारी डिमांड कम होती है क्योंकि इंडस्ट्री ड्रिविंग डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिविंग डिमांड है। तो जो पावर की प्रोडक्शन है वो कम होती है, तो फर्नेस ऑयल की खपत कहाँ होगी, वो सवाल पैदा हो जाता है। बटक रिफाइनरी का फिर सवाल आ रहा है कि उनके पास 6-7 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी रह गई है। उनके अपने CEO का बयान है कि हमारा जो मेजर प्लांट है वो पहले ही बंद हो चुका है और अटक क्योंकि 400 से 500 MMCFD गैस सप्लाई करता है नेशनल ग्रिड को, वो डिसरप्ट हो सकती है। साथ में हमें हो सकता है कि हमें रिफाइंड जो तेल है, डीजल है, वो इंपोर्ट करना पड़ जाए अगर ये इनका प्लांट बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जो फर्नेस ऑयल की स्टोरेज है
वो एक दफ़ा फिर अपर लिमिट पर? नहीं, देखिए फर्नेस ऑयल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ फर्नेस ऑयल हमारा लोकल रिफाइनरीज में पैदा होता है और कुछ फर्नेस ऑयल हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट अब नहीं किया जाए और जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्नेस ऑयल उसको इस्तेमाल किया जाए, और वो भी जब हमें ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल किया जाए। और अपने सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव कारखाने हैं, जो बिजली के जो एनर्जी के एक यूनिट में सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं, उनको चलाया जाए। तो उस प्लान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कोताही नहीं कर रहे कि कोई चीज़ बंद हो जाए। जब हमें ज़रूरत नहीं होती या कम होती हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं, और अब तो वैसे हम बहुत करीब हैं इस फैसले। मगर ये जो अटक रिफाइनरी का मसला है, आप कह रहे हैं मसला आगे नहीं बढ़ेगा, इस मसले को रिजॉल्व कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको केटर करता है। जी बिल्कुल रिजॉल्व कर रहे हैं। और रोज़ आज भी हमारी सुबह तमाम रिफाइनरीज के साथ मीटिंग थी, बाकायदा उनसे मीटिंग करते हैं, हमें उनके स्टॉक्स का पता होता है। अच्छा, अब मसला यह है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है नए एलएनजी टर्मिनल लगे नहीं हैं, अगर लग भी जाए तो गैस पाइपलाइन नहीं लगी है। रूस भी आप कह रहे हैं कि ये शिकायत करता था कि जी पाइपलाइन पर तो पहले बात करें। आप जब 2018 से पहले मुआहदा करके गए थे, फिर 4-5 साल में इस पर काम नहीं हुआ। अब ना हमारे पास गैस की पाइपलाइन है, ना हमारे पास एलएनजी टर्मिनल है, हर साल हमारी गैस 10% से नीचे कम हो रही है, यानी अगले साल का क्राइसिस इस साल से भी और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो क्या पॉलिसी है, कैसे आप निकाल सकते हैं सारे के सारे मसले से? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया कि इन द लॉन्ग रन, क्योंकि शॉर्ट रन का मैं आपको जवाब देता हूँ, लॉन्ग रन में बहुत अहम है कि हम जो टापी पाइपलाइन है उसको आगे बढ़ाएं। और ये जो आपने देखा कि हम बार बार गए हैं, तुर्कमानिस्तान गए हैं, आज़रबाईजान गए हैं, काज़ाख्स्तान गए हैं, इन तमाम जगहों पे जाने का एक बड़ा मकसद ये है कि वो पुराना प्रोजेक्ट जो एक कोने में पड़ा हुआ है उसको रिजुवनेट करें, क्योंकि हमें उस प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन 1.3 यानी तकरीबन 1300 मिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो मिलेगी हर साल। तो 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा भी करेगी और वो सस्ती गैस भी है। मगर मसला है कि हमने आईपीआई की बातें सुनी, फिर टापी की बातें सुनी, फिर रूस के साथ गैस पाइपलाइन की बातें सुनी, ये बातें ही रही हैं आज तक। आप फिर बातें ही करके जा रहे हैं, काम कब होगा? जी, हम तो अभी 6-7 महीने पहले ही मैं तो आया हूँ, तो जो चीज़ें मैं कर पाया हूँ वो मैंने आपके सामने रख दी। आज मैंने सुबह पेश किया आज़रबाईजान के साथ एलएनजी का जो एक फ्रेमवर्क मुआहिदा हम कर रहे हैं, जिसमें वो ग्लोबली ढूंढेंगे एलएनजी के कार्गोज़ हर महीने, और एक कार्गो हमारे पास लेकर आएंगे। हम उसकी कीमत देखेंगे, अपने ज़रा मुबादला को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि हमें वो कार्गो लेना है या नहीं। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज़रबाईजान की हुकूमत का और सोकार का, जो हमारी मदद कर रहे हैं। इस पे हमने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज एक दूसरे के साथ किए हैं। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको मुआहदे की शक्ल दे देंगे। ना सिर्फ मुआहदे की शक्ल दे देंगे बल्कि उस फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए एक कार्गो उन्होंने हमें दिसंबर के महीने के लिए दिया आइडेंटिफाई करके। 14 दिसंबर के लिए उन्होंने एक कार्गो हमें आइडेंटिफाई करके दिया, लेकिन 14 दिसंबर को क्योंकि हमारे 2 टर्मिनल हैं और एक टर्मिनल पे एक वक्त में एक ही जहाज लग सकता है एलएनजी का, तो दोनों मसरूफ थे, जिसकी वजह से हमें डिक्लाइन करना पड़ गया। मगर माज़िक साहब किस प्राइस पर वो दे रहे थे? तो हम नहीं, मगर माज़िक साहब किस प्राइस पर दे रहे थे आप? अगर हमारे टर्मिनल पर जगह होती तो क्या जो ले लेते क्या? क्योंकि अगर $100 मिलियन या $110 मिलियन का इस वक्त हम करंट अकाउंट डेफिसिट ये होते हुए और $6.7 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर होते हुए अगर हमारे टर्मिनल पर जगह होती आप ले लेते? जी देखिए, जो हमारा फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो देखिए उसकी नौयत क्या है। उसकी नौयत ये है कि वो ऑफ़र करेंगे, और बाकी तमाम जो हमारे मुआहदे हैं उसमें होता ही है कि टेक और पे, कि आप अगर मुआहदा कर रहे हैं तो हम आपको देंगे तो आप देना होगा। मगर आज़रबाईजान ने बहुत हमारे लिए सहूलत पैदा की। उन्होंने कहा हम आपके सामने डील ले आएंगे, अगर आपके बारे में आती हो और आपको समझ आए कि आपके ज़र मुबादला या जो कीमत मिल रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड कार्गोज ढूंढ के लाएंगे। हमारा जो पेपरा के रूल्स हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम फौरी तौर पर किसी डिस्ट्रेस्ड कार्गो को जो सस्ते दामों बिक रहा हो ख़रीद सकें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी है। तो वो हमारे लिए कार्गो ढूंढेंगे, हमारा एक G2G एग्रीमेंट है, वो हमारे सामने वो रखेंगे कार्गो। अगर उसकी कीमत अच्छी हो, उसका भाव अच्छा हो और हमारे पास ज़र मुबादला हो तो हम खरीदेंगे, अगर नहीं होगा तो हम डिक्लाइन कर देंगे। मगर वो एक तसलसल के साथ हमारे सामने ये कार्गोज लाते रहेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर हमें डील क्या मिल सकती है?